वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-2023 कक्षा 5वीं विषय गणित पूर्णांक 60 हो। तो साथियों, ये पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है। आज हम इसी की आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक प्रत्येक जो प्रश्न है वो हमारा 10 अंक का है और ये बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के हमको 4 उत्तर दिए गए हैं और 4 उत्तर में से हमको एक उत्तर जो इसमें बताना है जो इसमें सही होगा। तो साथियों, आज हम आपको 2023 के प्रश्न पत्र की जानकारी दे रहे हैं और इस प्रश्न पत्र के जैसे ही हमारा 2024 का भी प्रश्न पत्र होगा। शायद 2024 का जो प्रश्न पत्र है उसमें हमारा जो पूर्णांक होगा वो 80 अंक का है और प्रोजेक्ट कार्य हमारा 20 अंक का है। तो साथियों, प्रश्न पत्र ऐसे ही निर्माण किया जाएगा। तो हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं और आपकी शाला में इन प्रश्नों को जरूर हल कराएं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, हमारा इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया है, 1 लाख में कितने हजार होते हैं। साथियों, प्रश्न क्रमांक 1 है और प्रश्न क्रमांक 1 में मैंने अभी तक के जितने भी पेपर देखा हूँ उसमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, या हमको अंकों से शब्दों में लिखने के आते हैं या शब्दों से अंकों में लिखने के लिए आता है। तो साथियों, ये इस प्रकार के प्रश्नों को आप बच्चों को हल अवश्य कराएं। अब इसको हमको हल कैसे करना है, ये लिखा 1 लाख में कितने हजार होते हैं। हमको इसमें 1 लाख जो लिखा है इसमें कितने हजार है हमको यह जानकारी देना है। तो हम इस प्रकार से 1 लाख लिख दें। ये हमने 1 लाख लिखा, ये हमारा 1 लाख हो गया। और इसमें हजार बोला है तो इसमें इसके नीचे हम हजार लिख दें। इसके 3 शून्य यहाँ से कैंसिल कर दे, इसके 3 शून्य यहाँ से कैंसिल कर दे, तो हमारा बचता है 100। कहने का मतलब 1 लाख में हमारे कितने हजार होंगे, 100 हजार होंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो आंसर है सी, इसका सी आंसर होगा। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए अक्षर में समकोण की संख्या कितनी है। यहाँ हमको समकोण की संख्या बताना है। तो हम समकोण यदि देखें तो ये एच की आकृति है। इसमें एक समकोण ये है हमारा, एक समकोण ये है 2, ये 3 और ये 4। इसमें 4 समकोण दिए गए हैं। अगर इस आकृति में हम देखें तो हमको कितने समकोण मिल रहे हैं, 4 समकोण मिल रहे हैं। तो इसका उत्तर जो आएगा डी 4। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, नीचे 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार खाने दिए हैं और हमारे 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर वर्गाकार के खाने कौन से हैं, ये है। अगर हम चित्र में देखें तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन भी 1 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो खाना है ये वर्गाकार खाना है जो 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर का है। हमको बोल रहा है वो कि दी गई आकृति का परिमाप कितना होगा। हमको यहाँ पे परिमाप बताना है, ना कि वर्गाकार खाने कितने हैं ये बताना है। और परिमाप का मतलब होता है बाहर से चली गई दूरी का योग। यहाँ से इस प्रकार से यदि हम चलेंगे तो ये कितना है ये हमको जानकारी देना है। तो अक्सर क्या होता है, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप में बहुत गलती करता है। तो हम परिमाप की उनको संपूर्ण जानकारी बताएं। इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने बहुत सारी जानकारी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा के नाम से हमारी प्लेलिस्ट डली हुई है। अब हमको इसमें बताना है कि परिमाप कितना होगा। तो परिमाप के लिए इनको बाहरी दूरी, कहने का मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कहने का मतलब वो इस प्रकार से यदि हम चलेंगे कि कितना आएगा ये 20 सेंटीमीटर आएगा। और 20 सेंटीमीटर जो आंसर दिया है वो ए में दिया है। तो परिमाप का मतलब होता है बाहर से चली गई दूरी, और क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर का माप। कहने का मतलब अंदर का माप। अगर हम क्षेत्रफल अगर यहाँ लिखा होता तो हम इन डब्बों को गिन लेते कितने हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर इसका क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो वर्गाकार जो खाना है इसका क्षेत्रफल हमारा होगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो साथियों, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो बच्चों को हर बात को बताना आवश्यक है। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनते हैं? यहाँ इस प्रश्न का हमको आंसर बताना है। कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनते हैं? तो 1/8 को यदि बताना है तो इसका आंसर आएगा हमारा 4। अगर इसको आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। 1/8 को कितने 1/8 मिलाएंगे तो हमारा 1/2 बनेगा। इसकी हमने जानकारी दी है। इसका आंसर हमारा 4 है। इसके बाद है 3 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज है। तो 3 और 5 का यदि हमको साझा गुणज निकालना है, क्योंकि 3 और 5 के जो अगर हम गुणज यदि हम ज्ञात करें तो इसमें हम गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। 3 में 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा साझा गुणज आ जाएगा 15। 15 इसका क्या जाएगा साझा गुणज, जो 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा और 5 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। कहने का मतलब 3 और 5 के लिए 15 हमारा सबसे छोटा साझा गुणज है। इसके बाद है दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? PQ, QR, RS। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आगे वाला जो आएगा वो आएगा ST, और ST कौन सा है हमारा? ये B है। तो इसका आंसर हमारा B आ जाएगा। अब इसके बाद है 25 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। तो यहाँ पे इसको हमको हल करने के लिए हम एक काम करेंगे, 25 में हम 10 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। 2.5 सेंटीमीटर। और इसमें हम देखते हैं तो हमारा आंसर डी है 2.5 सेंटीमीटर। ये इसका हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2.5। इसके बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो दिया है, किस आकृति को मोड़ने पर खुला डिब्बा बनेगा? हमको यहाँ पे खुले डिब्बे की जानकारी देना है। और खुले डिब्बे की जानकारी देना है, कहने का मतलब यहाँ जो आकृति हमारी बन रही है वो घन की आकृति बनेगी। ठीक है, घन की आकृति बनेगी। मगर घन की आकृति जो होगी हमारी जो घन की जो आकृति होगी उसमें हमको डिब्बा का आकार बनाना। और किस प्रकार का डिब्बा बनाना? उसमें खुला डिब्बा। तो आकृति ए दिया है, आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4। यदि हम इसको देखें तो हमारी जो आकृति 1 है, अगर इसके सभी पृष्ठों को अगर हम ऊपर उठा दें तो ये एक प्रकार का खुला डिब्बा इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा हमारा आकृति ए। अब है हमारा प्रश्न नंबर 9। इसके बाद है हमारा
प्रश्न क्रमांक 9। ईसा के पास 1035 रुपये है। 115 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से वह कितना पेट्रोल खरीद सकता है? तो हम यहाँ पे 1035 में अगर 115 का हम भाग दे तो हमारा भाग जो जाएगा इसमें 9 बार जाएगा। हम एक इस प्रकार के तरीके से इसको हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि इसकी इकाई में 5 है, तो कहने का मतलब अगर हम ये 7 जो है, 7 का गुणा अगर हम यहाँ 5 में 7 का गुणा 115 में करें तो 7 पाना 35 होता है। तो इसका आंसर ए जो है ए हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके इकाई में 5 आ रहा है। अगर हम 8 का गुणा करें तो 8 पंचे 40, तो इकाई में 0 आ रहा है, मगर यहाँ पे 5 लिखा, ये भी नहीं होगा। 6 पंचे 30, ये भी नहीं होगा। अब दूसरा, हम यदि 9 का गुणा 115 में करें तो 9 पंचे 45, तो इसकी इकाई में भी 5 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक तो ए में आ रहा है और 9 में आ रहा है। तो हम यदि 115 में 9 का गुणा यदि हम करते हैं तो 9 का गुणा करते हैं, 9 पंचे 45 का 5, हासिल का 4, 9 एकम 9 और 4 13 का 3, हासिल का 1, 9 एकम 9 और 1 10, ये 1035 हमारा आया। कहने का मतलब कि इसका आंसर हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि 115 में हम 7 का गुणा करें, 8 का गुणा करें, 6 का गुणा, 9 का गुणा करें, तो किसी में भी हमारा ये 1035 आएगा। तो इसका सही तरीका यही है कि हमने 8 का गुणा किए तो 8 पंचे 40, इकाई में 0 है। कहने का मतलब इसकी इकाई में 5 है, तो हमारा 5 आना चाहिए। इसलिए 2 तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारा उत्तर ए या डी होगा। हम कई प्रकार से बच्चों को इस मामले में समझाते हैं। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हमारी गणित की पुस्तक गणित के जादू में परिशिष्ट जो आखिरी में जो दिया है, बीजांक से उत्तर की जांच, उससे संबंधित ये प्रश्न है। और बीजांक का हमारी एक प्लेलिस्ट डली हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को यदि आप देख लेंगे तो उसमें बीजांक कैसे ज्ञात किया जाता है, जोड़ना में, घटाने में, गुणा में, भाग में बीजांक से उत्तर की जांच कैसे की जाती है, ये सभी जानकारी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं संख्या 325 का बीजांक कितना होगा। तो यहाँ पर हमको 325 का बीजांक देखना है। तो 3 धन 2 धन 5 बराबर कितना हुआ? 10 हुआ। और 10 को भी हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1। कहने का मतलब ये है 325 को उस समय तक के जोड़े जब कोई इकाई का अंक हमको प्राप्त हो जाए। तो हमने देखे कि इसका आंसर हमारा आएगा 1। और एक प्रश्न और हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिए 423 का बीजांक कितना होगा? तो हम इस प्रकार से हम जोड़ देंगे। 3 और 2 5 और 4 9, तो 423 का बीजांक कितना होगा? 9। इस प्रकार से हम बच्चों को बीजांक ज्ञात करने की जानकारी बता दें। तो ये हमारे 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न हो गए, जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे, और प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर थे। अब इसके बाद हमारा है लघुत्तरी प्रश्न। इसके बाद है हमारा क्या? लघुत्तरी प्रश्न। तो साथियों, यहाँ पर हम आपको वार्षिक परीक्षा 2022-2023 का जो प्रश्न पत्र है, वो पूरा प्रश्न पत्र हम आपको हल करके बता रहे हैं। वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, मगर हम उसको 2 भागों में नहीं कर रहे हैं, एक ही बार में हम पूरे के पूरे प्रश्न की जानकारी आपको यहाँ दे रहे हैं। तो साथियों, धैर्य बनाए रखें और प्रत्येक प्रश्न को आप देखें। अब यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 11 है, ये कई जगह पे ये प्रश्न आया है और कई साथियों ने इसका आंसर भी गलत किए हैं। तो साथियों, इस प्रश्न को कैसे हल करना है, प्रश्न नंबर 11 को आप इसको अच्छे से देख लें और अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर लिखा है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 1 घंटे में
80 किलोमीटर चलती है। तो 360 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? अब साथियों यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हमको उत्तर जो पूछ रहा है वो समय में पूछ रहा है, और समय हमारा किस चीज़ में दिया है? ये घंटे में दिया है। तो कहने का मतलब कि जब हम इसको हल करते हैं, तो जब हम एक-एक नियम के अनुसार करते हैं, तो इसमें 2 भाग होते हैं। एक बायाँ भाग ये हो गया और ये हमारा दाहिना भाग हो गया। बायाँ भाग, दाहिना भाग। तो हम जब भी कोई जबकि जमाएँ, तो जो हमको जो निकालना है, जो समय निकालना है, यह हमारा हमेशा सीधे भाग में आएगा। पहली बात। अब इसे हल कैसे करना है? तो यहाँ पर हमने लिखे हैं 80 किलोमीटर चलने में कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमको पहले 1 किलोमीटर में कितना समय लगेगा ये हमको निकालेंगे। तो इसलिए 1 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा? तो 1/80 घंटे लगेंगे। ठीक है? अब उसके बाद क्योंकि 360 किलोमीटर का बोल रहा है, तो 360 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो साथियों यहाँ तक के जो प्रश्न मैंने देखा हूँ, कई टीचरों ने मुझसे बात भी किया है, कई का इसका आंसर आया, इसको हल करने में 9/2 आया। ठीक है? 360 गुणित 1/80 इसको हमने काट दिए, तो हमारा 9/2 आ रहा है, तो 9/2 आ रहा है। ठीक है? अब कई साथियों ने इसमें 9 में 2 का भाग दिए, इस प्रकार से 9 में 2 का भाग दिए, तो 2 चौके 8, यहाँ बचा 1, फिर उनने लगाए यहाँ पे शून्य, यहाँ दशमलव, और 2 पंचे 10 घंटे। इस प्रकार से इसका आंसर को लिखा गया है 4.5 घंटे। तो साथियों ये उत्तर हमारा गलत है। ठीक है? पहली बात, क्योंकि 4.5 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 9/2 बोल रहा है। 9/2 यदि इसको बोल रहा है, तो हम इसको सीधे सीधे जब हम भाग दें, तो हमारा 4 से 1/2 घंटे लिखना इसमें सही होगा, या हमको लिखना पड़ेगा 4 घंटे 30 मिनट लिखना पड़ेगा। ठीक है? इस प्रश्न को देखना है तो हमने हमारी प्लेलिस्ट डली हुई है, ये सभी प्रश्न उसमें पहले से शामिल है। आप उसको प्लेलिस्ट में देख लें, आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न को हमने अच्छे से समझाया, वहाँ देख लें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा है ज्ञात कीजिए। ये हमको इसमें बताना है, समकोण से ज़्यादा। समकोण से ज़्यादा का मतलब ये है कि यदि एल की आकृति जो होती है, ये हमारा समकोण कहलाता है। ठीक है? अगर समकोण की ये वाली जो जो रेखा है, अगर वो इस तरफ झुके तो हमारा अधिक कोण कहलाएगा, और अगर इधर झुके तो वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। हम बच्चों को इस प्रकार की जानकारी बता दें कि एल आकृति हमारी समकोण होती है। समकोण यदि इधर रेखा झुक रही है तो न्यून कोण, और इधर झुक रहा है यदि ये, तो ये हमारा अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है? तो हमने यहाँ पर देखा है कि हमको दी गई आकृति में समकोण से अधिक कितने हैं, तो हमने देखे कि ये हमारा 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गए, ये 3 नंबर, ये 4। इसमें 4 कोण ऐसे हैं जो समकोण से अधिक है, तो ये 4 इसमें हमारे अधिक कोण कहलाएंगे। ये 2023 में प्रश्न आया है। अब की बार भी इसी प्रकार के कोई भी चित्र हमको आ सकता है और हमसे पूछा जा सकता है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति ए बी सी डी का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर जो आकृति जो दिया है, तो यहाँ पे जैसे ये वाला जो इसमें प्रत्येक जो वर्ग है वो 1 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है? यहाँ पर जैसे कि ये वाला यदि हम ले लें, ये 1 सेंटीमीटर का है, तो इसमें एक आकृति हमको ये दी गई है, ये आकृति दी गई है, और इस आकृति का हमको क्षेत्रफल बताना है
कि कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो हमने इसको हल करने के लिए पहले से इसमें जानकारी दिया है कि सबसे पहले हमने पूरे पूरे वर्ग देख लिए कितने हैं। तो हमारे पूरे वर्ग हैं ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 हमने पूरे वर्ग लिख दिया। इसके बाद आधे आधे वर्ग हमने देखे तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो हमने 4 आधे वर्ग को जब जोड़ा है तो ये हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। 1/2 धन 1/2 धन 1/2, तो ये हो गया 4/2। इसको काटे तो हमारे 2 हमारे पूरे हो गए। कहने का मतलब कि 4 वर्ग पूरे हैं और 2 वर्ग और 2 4 हमारे आधे आधे हैं, जिससे 2 हमारे पूरे वर्ग बन गए। तो 4 और 2 को जोड़े तो ये हो गया हमारा 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब कि ये जो आकृति ABCD ये वाली जो बनी है, इसका क्षेत्रफल हमारा 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है साथियों, अब हम आगे आगे की बात करते हैं आपसे। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 जो दिया गया है, ये भिन्न के बारे में दिया, फ्रैक्शन के बारे में दिया है। 1/5 की 3 समतुल्य भिन्न बनाइए। तो जब भी हमको समतुल्य भिन्न बनाना हो तो हम जो संख्या जो दी गई है हमको, तो उसके अंश और हर में हम किसी एक ही संख्या का गुणा कर दें। जैसे 1/5 में हमने 2 का गुणा किया अंश और हर में, फिर 1/5 में हमने 3 का गुणा किए हैं, और 1/5 के अंश और हर में हमने 4 का गुणा किए। इससे हमारा नया भिन्न का निर्माण हुआ। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 1/5 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से हमने इसको किए हैं। तो यहाँ पे 2 1 कम 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। दूसरा भिन्न हमारा 2/10 बना। यहाँ 1/5 है, इसमें 3 1 कम 3 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया। दूसरा भिन्न हमारा 3/15 हो गया। फिर 1/5 में हमने 4 का गुणा किया, तो 4 1 कम 4, 4 पंचे 20। कहने का मतलब ये है कि 1/5 की 3 समतुल्य भिन्न जो बनेगी, अतः 1/5 की 3 समतुल्य भिन्न कौन कौन सी बनेगी, 2/10, 3/15, 4/20 समतुल्य भिन्न होगी। इस प्रकार से हम बच्चों को ये जानकारी बता दें। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 15। संख्या 30 के सभी गुणनखंड अपवर्तक लिखिए। यहाँ हम बच्चों को स्पष्ट कर दे, गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या के गुणा के टुकड़े कितने हो सकते हैं, कितने भाग में हम उसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड हमको क्या निकालना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड को ही हम अपवर्तक बोलते हैं, और इसी अपवर्तक से हमारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक संख्या भर दिया है 30। 30 के गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। 30 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले बच्चों को विभाजिता का नियम अवश्य बताएं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, विभाजिता के नियम को देखिए, जिसमें 2 से हमने बहुत सारे विभाजिता के नियम बताए। अगर वो जानकारी आप दे देंगे तो इन प्रश्नों को करने में बच्चा बिल्कुल गलती नहीं करेगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार विभाजिता के नियम से इसके हम गुणनखंड कैसे तैयार करेंगे, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ ले। किसी भी संख्या की इकाई में अगर 2 4 6 8 शून्य लिखा हो, उसमें 2 का भाग अवश्य जाएगा। तो यहाँ पे 30 में शून्य लिखा है तो 2 का भाग जरूर जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूँ कि एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है और एक सभी संख्या का गुणज भी होता है। ये बात को ध्यान रखना। इसलिए सबसे पहले हमने 1 लिखा है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने दूसरी बार हमने यहाँ 3 लिखा है। तो किसी भी संख्या को जोड़ने पर यदि 3 6 9 आए, अगर 3 को हम जोड़ रहे हैं तो 3 और शून्य हमारा 3 आ रहा है। अगर जोड़ने पर 3 6 9 आए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हमने यहाँ पर 30 में 3 का भाग भी जा रहा है। ठीक है। 5 का विभाजिता का नियम ये है कि किसी भी संख्या की इकाई में 0 और 5 लिखा हो तो 5 से भाग जाएगा। तो इसकी इकाई में 0 लिखा है तो 5 से भी इसका भाग जाएगा। एक बात मैं बता दूं, आप इसको भी ध्यान से सुन ले कि किसी भी संख्या की इकाई में यदि 0 लिखा हो तो उस संख्या में 2 का, 5 का और 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है। ये 2 5 10 के विभाजिता के नियम को लागू करता है। ठीक है, ये 5 हो गया। अब दूसरी बात 6 आया। तो एक बात बता दूंगा, अगर किसी भी संख्या में 2 और 3 का भाग जा रहा है
तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 का मैंने अभी आपको बताया। अब आगे वाले गुणनखंड को निकालने के लिए इस 2 का भाग यदि हम 30 में देते तो हमारा 15 आ रहा है, और इस 1 का भाग देते तो 30 आ रहा है। तो यहाँ कुल मिला के 30 के हमारे जो अपवर्तक या गुणनखंड निकले हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, अपवर्तक हो गए। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित जादुई वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 150 आए। तो साथियों इसकी भी प्लेलिस्ट हमारी डली हुई है, 3 गुणित 3 के जादुई वर्ग, आप उसको देख लेंगे तो अगर आप एक बार देख लें तो कोई भी जादुई वर्ग आप बनाना सीख जाएंगे, जिसमें हमने 4 के भी जादुई वर्ग बताए हैं, 4 गुणित 4 के भी बताए हैं और 3 गुणित 3 के भी। ये जो बना हुआ है ये हमारा 3 गुणित 3 का जादुई वर्ग है। 3 गुणित 3 का मतलब कि खड़े में भी 3 है और आड़े में भी 3 है, टोटल इसमें हमारे 9 है। इसको भरने के लिए हम कैसे भरेंगे, तो हमने यहाँ पे भर के आपको बताया है, इनने 46, 47, 49 बार भरा है, बाकी संख्या को हमने भर दिया है इसमें, और सभी का योग हमारा 150 आ रहा है। इस प्रकार से हम बच्चों को बता दें, और वो जादुई वर्ग आप अवश्य बताएं कि इसको बनाना कैसे है। मैं यहाँ बनाना आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो बना है ये आपको दिखा रहा हूँ। आप जादुई वर्ग देख लें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देखें, 3 गुणित 3 का जादुई वर्ग, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद है हमारा 5 रुपये 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। इस प्रश्न को हमको हल करना है। 5 रुपये 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, ठीक है, हमको ये यहाँ पे बताना है। हमको क्या बताना है, 50 पैसे के कितने सिक्के मिला दें कि 5 रुपये हो जाए। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, क्योंकि हमको प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे 5 रुपये बराबर पैसे कितने हुए, क्योंकि यहाँ रुपए है और यहाँ पैसे है, तो हमको रुपए को भी हमको काय में परिवर्तित करना पड़ेगा, पैसे में। तो 5 रुपये बराबर हमारे कितने हो जाएंगे, 500 पैसे, क्योंकि एक सिक्का बराबर हमारे 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे हमारे, 500 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अतः सिक्कों की संख्या निकालने के लिए 500 में हम 50 का भाग दे देंगे। ये शून्य से शून्य हमने काट दिए, और 5 एकम 5 और 50 हमारा 10 बार कटा, तो हमारे कितने सिक्के हो जाएंगे, 10 सिक्के हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अपने आसपास की 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो घन जैसे दिखती हो। ठीक है, किसके जैसे दिखती हो, घन। तो सबसे पहले तो साथियों, क्योंकि हम पहले से हमको घन और घनाभ के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, तो हम बच्चों को घन की भी जानकारी बता दें और घनाभ की भी जानकारी बता दें। मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे घन और घनाभ की आपको दे देता हूँ, क्योंकि घनाकार जो वस्तुएं होती है ये त्रिविमीय आकृति होती है, पहली बात। और घन में के जितने भी पृष्ठ होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि घन जो होगा हमारा, उसके प्रत्येक पृष्ठ कैसे होंगे, घनाकार होंगे। प्रत्येक पृष्ठ उसके कैसे होंगे, वर्गाकार होंगे। ठीक है, इसमें 6 पृष्ठ बनेंगे, 6 पृष्ठ हमारे वर्गाकार होंगे, एक सी आकृति के होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। और घनाभ जो होता है, घनाभ में आपके उसके जो पृष्ठ होते हैं उसमें भी 6 होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें वर्ग की भी आकृति के मतलब वर्ग की आकृति के भी फलक हो सकते हैं और आयत की आकृति के भी फलक हो सकते हैं, और उसमें भी 6 होंगे। तो घन और घनाभ में यही अंतर है कि घन के प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होंगे। अब इसको में हमको देख रहा है कि 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो घन जैसे दिखती हो। तो सबसे पहला हमारा है डाइस या पासा, जिससे हम खेलते हैं, जिसमें गुदे होते हैं 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से, और उसको हम खेलते हैं डाइस या पासा। दूसरा है रूबिक घन।
अब साथियों रूबिक घन क्या होता है? रूबिक घन जो होता है इसके भी 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठ में उसमें छोटे छोटे भी घन बने होते हैं जो एक ही कलर के होते हैं। हरा, एक एक भाग उसका हरा होगा, दूसरा लाल होगा, सफ़ेद होगा, ऐसे 6 पृष्ठ रंगीन होते हैं और वो चारों तरफ से घुमा के उनके कलर को अलग अलग कर दिया जाता है, फिर एक से मिलाते हैं, उनको हम रूबिक घन कहते हैं। और ये एक प्रकार की पहेली है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि रूबिक घन क्या होता है। नंबर 3 है हमारा घनाकार डिब्बा। घनाकार जो डिब्बा होगा उसको हमने लिखा इस प्रकार से, अपने आसपास की 3 वस्तुओं के हमने नाम लिखे, डाइस, रूबिक घन और घनाकार डिब्बा। अब इसके बाद है एक कठिन प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, क्योंकि ये प्रश्न पत्र हमारा 2023 का था। 498 को 13 से भाग दीजिए और उत्तर की जांच बीजांक विधि से कीजिए। तो साथियों, अगर आप मेरा बीजांक वाला प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें ये प्रश्न डला हुआ है और पिछले वर्ष इसको बहुत सारे लोगों ने देखा था कि बीजांक से हम कैसे उत्तर की जांच करेंगे। तो साथियों, अगर वो बीजांक की प्लेलिस्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, अगर वो प्लेलिस्ट को देखेंगे तो बीजांक किस प्रकार से बनाया जाता है और बीजांक की छोटी छोटी जानकारी से लेकर सब चीज़ें हमने उसमें दिया है, जिसमें आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सभी से उत्तर की जांच की हमने उसमें जानकारी दी है। यहाँ पर हम आपको भाग की जानकारी दे रहे हैं, आप इसे अच्छे से देख लें, ठीक है। और इसमें भी मैं बहुत सारी नई नई जानकारी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर हमने 498 में 13 का भाग दिए हैं, तो 13 का भाग यहाँ पे कितनी बार गया है? 3 बार गया। 13 तिया 39, 13 तिया कितना हो गया हमारा? 39। तो 49 में से 39 घटाए तो 10 आया। उसके बाद हमने ये 8 को यहाँ उतारे, ये हो गया 108। फिर 13 का भाग गया 8 बार, 13 अट्ठे हमारा 104 होता है और 108 में से हमने 104 घटाए तो हमारा बचा 4। अब साथियों, यहाँ पर शेषफल हमारा 4 आया। मैंने हर एक बात को यहाँ पे लिखा हूँ। 13 हमारा भाजक है, 498 हमारा भाज्य है और भागफल हमारा 38 है और शेषफल हमारा 4 है। और अब हमको उत्तर की जांच बीजांक विधि से करना है, ठीक है। अब बीजांक विधि क्या होती है, अब ये समझ लें हम थोड़ा सा, तो हमको बहुत सारी चीज़ें जानकारी में आ जाएगी। अब यहाँ पे भाजक का बीजांक हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ये भाजक है, भाजक का बीजांक। भाजक में कितना लिखा? 13। तो 13 को हमने 1 धन 3 जोड़े तो हमारा कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद भाज्य का बीजांक, भाज्य हमारा कितना है? 4 9 8, 498। तो 498 को हमने जोड़े तो 8 और 9 हमारा 17, 17 18 19 20 21 आया और 21 को जोड़े तो हमारा 3 आया, ठीक है। मैं इसका एक तरीका आपको और बताता हूँ 498 का। 400 में 98 यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा, इसका हमको बीजांक निकालना है। तो साथियों, जब भी हम बीजांक की गणना करें, अगर हमको 9 मिल जाए तो हम 9 को काट दें, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बीजांक होता है। क्योंकि हमारे बीजांक जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे बीजांक होते हैं और उसमें सबसे बड़ा हमारा 9 होता है। तो जब भी हम गणना करें तो ऐसे 9 को हम काट दें। अब हम क्या करें कि जब भी हम संख्या को जोड़ें और जहाँ पे 9 आ जाए तो उस 9 को भी हम हटा सकते हैं, या तो फिर हमने 8 और 4 12 को यदि हमने जोड़े, 8 और 4 हमारा कितना हुआ? 12 हुआ और 12 को भी हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3। आप यहाँ देख सकते हो 4 8 12 और इसको हमने जोड़े तो हमारा ये 3 आया। तो कभी भी हम याद रखें कि जब भी हमको 9, जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या और लिखता हूँ, 7 2 5 3 6, इसके हमको बीजांक निकालना है। तो इसका बीजांक आएगा हमारा 5, ठीक है। अब 5 कैसे आएगा? क्योंकि अब मैं इसको जोड़ूंगा, 7 और 2 9, तो मैंने 7 और 2 को काट दिया क्योंकि 9 मेरा आ गया, मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी मेरे को 3 और 6 9 मिल रहा है, तो मैंने 9 को भी काट दिया, तो यहाँ पे मेरे को कितना मिला? 5। कहने का मतलब इसका बीजांक कितना होगा? 5 होगा, ठीक है।
और नहीं तो आप पूरा जोड़ के देख ले, आपका बीजांक इसमें 5 ही आएगा। और नहीं तो आप देख ले 7 और 2 9 हो रहा है, और ये 9 हो रहा है, 9 9 18 19 20 21 22 23, पूरा हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 23, और 23 को भी अगर हम जोड़ें तो हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी बीजांक निकालते समय हमको 9 का योग यदि मिले तो हम उसको वहाँ पे काट दें और आगे का हम देखें। तो हमने यहाँ पर भाजक का बीजांक निकाल लिया, यहाँ पे ये हमने भाज्य का बीजांक निकाल लिया, और भागफल का बीजांक हम निकालेंगे तो भागफल का बीजांक हमारा 38 आ रहा है। हमारा उत्तर कितना है 38, और 38 को हमने जोड़े तो 8 3 11, 11 को जोड़े तो हमारा 2 आया। और शेषफल का बीजांक कितना है, क्योंकि शेषफल हमारा 4 है तो 4 ही इसका बीजांक होगा। ठीक है, अब इसका सूत्र है भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक धन शेषफल का बीजांक। या हम पहले जैसे उत्तर ज्ञात करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, और जो भी आएगा वो भाज्य के बराबर आ जाता है। मगर यहाँ पे हमको बीजांक का निकालना है तो हम सिर्फ यहाँ बीजांक भर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने भाज्य का बीजांक लिख दिया, हमारा कितना आया था 3 आया था। तो इसका भी योग जब हम करेंगे पूरा तो हमारा कितना आना चाहिए 3। भाजक का बीजांक कितना है 4। ठीक है, भागफल का बीजांक 2 है तो 4 गुणित 2, और शेषफल हमारा कितना है 4, तो 4 गुणित 2 धन 4, तो 4 और 4 हो गया हमारा 4 दूनी 8 हो गया, और इसमें 4 जोड़े तो हमारा कितना हो गया ये 12 हो गया, और 12 को जोड़े तो हमारा 3 हो गया। तो भाज्य का बीजांक भी हमारा 3 है और यहाँ का आंसर भी हमारा 3 है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो उत्तर जो आया है 38, ये हमारा उत्तर जो है ये 38 सही है। इस प्रकार से हम बीजांक के द्वारा उत्तर की जांच आराम से कर सकते हैं। ये 19 नंबर का प्रश्न हुआ। इसके बाद हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर की कितनी डाक टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों, आयत के संबंध में 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए बच्चों को हम परिमाप और आयत का क्षेत्रफल अच्छे से समझा दें। अब साथियों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करें, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर हमने लिख दिए, और आयत की चौड़ाई हमने 8 सेंटीमीटर लिख दी। आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, और हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और डाक टिकट की संख्या ज्ञात करना है। ये प्रश्नानुसार में हमने 4 चीज़ें लिख दिए हैं। आप अच्छे नंबर लेने के लिए आप इस प्रकार से चित्र भी बना दीजिए, और इसको भी हम दर्शा दें कि लंबाई कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल और डाक टिकट की संख्या। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है, तो हल हम किस प्रकार से करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई हम करेंगे। तो यहाँ पे 12 में हमने 8 का गुणा किए तो हमारा आ गया 96 वर्ग सेंटीमीटर, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अब इसमें हमको 4 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमको जो बोला गया है, क्या बोला गया है, 4 वर्ग सेंटीमीटर की कितनी डाक टिकट लगेगी। तो हमारा जो क्षेत्रफल जो आया है 96 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें हम 4 का भाग दे देंगे, तो हमने 4 का भाग दिए तो ये 24 बार गया। कहने का मतलब ये है कि उस क्षेत्रफल को ढकने के लिए हमको 24 डाक टिकट की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 21 से 24 तक के, और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये है हमारा किस संबंध में, कोण के संबंध में है। इसमें हमको कोण की जानकारी देना है।
तो कोण की जानकारी के लिए आप मेरे घड़ी वाले भी जो है आप उसको देख सकते हैं, उसमें हमने इस जानकारी को और भी अच्छे से समझाया है। यहाँ सिर्फ हम आपको 2023 के प्रश्न पत्र की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई घड़ी के समय को देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है, लिखो। तो हमको यहाँ पे चित्र, घड़ी का चित्र देखकर हमको बताना है। तो पहला है नंबर 1 है, ये कोण हमारा बना है जिसमें 7:25 हो रहे हैं। अगर इसको हम देखें, जो चित्र जो बना है, समय हमारा 7:25 है और इसको हम देख रहे हैं तो कोण का प्रकार हमारा क्या बन रहा है, इसमें न्यून कोण बन रहा है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, कोण का प्रकार इसमें यदि है तो ये अधिक कोण बना रहा है, ये जो हमारा बना रहा है ये अधिक कोण बना रहा है। और समय कितना बता रहा है, ये समय बता रहा है 9:10। ठीक है, 9 बजकर कितना बता रहा है, ये 10 मिनट बता रहा है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे प्रश्न जो दिया हुआ है, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। ठीक है, यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हमने इस प्रश्न को 3 गुना की जगह में हमने दो गुना से हल किया है। ठीक है, 2 गुना से हल किया है। हम इसी में आपको 3 गुना भी बता देंगे, तो यहाँ पर 3 की जगह आप 2 लिख लें, बाकी परीक्षा में 3 गुना आया है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि खेत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो ये लंबाई बराबर क्या होगी हमारी, लंबाई बराबर 2 गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुणित चौड़ाई, से चौड़ाई हमारी कितनी है, 20 मीटर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 गुणित 20 करेंगे तो हमारा आ जाएगा लंबाई 40 मीटर। चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 20 मीटर। अब यहाँ पे आयताकार खेत का परिमाप यदि हमको निकालना है तो इसका सूत्र है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लंबाई और चौड़ाई का जोड़ से 40 धन 20, तो कितना हो गया, ये 60 हो गया। इसमें 2 का गुणा किए तो 120। किस शर्त पे, जब खेत की लंबाई 2 गुना हो। क्योंकि हमको 3 गुना का करना है, तो साथियों 3 गुना का करने के लिए यहाँ पे हम 3 बना देंगे, ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 हो गया। और जब ये 40 की जगह में हमारा जाएगा कितना, 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 60 मीटर आ जाएगा। यहाँ की लंबाई भी जो हमारी रहेगी वो कितनी रहेगी, हमारी 60 मीटर रहेगी। तो 60 और 20 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 80 आ जाएगा। और यहाँ पे 80 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160 मीटर। इस प्रकार से 2 गुना और 3 गुना के हम प्रश्न कर सकते हैं। ये प्रश्न में गलती से हमने 3 गुना की जगह पे यहाँ पर 2 गुना से हमने प्रश्न को हल किया है। मैंने दोनों जानकारी आपको बता दिया है। आप चाहे 2 गुना हो चाहे 3 गुना हो, इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 को यदि आप देखेंगे तो इसमें ए एवं बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ क्या दिया है, नीचे दी गई आकृति 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की है। नीचे दी गई आकृति 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों से बनी है। आकृति ए और बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा बताइए किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। हमको यहाँ 2 चीज़ें बताना है। एक तो इन्हें बोला 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बने, मतलब एक वर्ग जो बना है ये 1-1 सेंटीमीटर की इनकी लंबाई है। ठीक है, अब हमको आकृति ए और आकृति बी की हमको यहाँ पे जानकारी बताना है। आकृति ए और आकृति बी, इस प्रश्न को हमने दो प्रकार से हल करके इसमें बताया है। आप दोनों प्रकार से देख ले, आपको जो उचित लगे वैसा करें। एक तो आकृति ए हमारी ये जो बनी हुई है, ये इस प्रकार से हमारे प्रश्न पत्र में आया है। हमने एक तरीका इस प्रकार का इस्तेमाल किया है जिसमें जितने खाने उसको हमने लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हमारा कितना आ गया, 24। ठीक है, तो आकृति ए का क्षेत्रफल हमारा कितना हुआ, 24 हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है
आकृति ए का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार से हम आकृति बी को देख लें और उसको भी हम लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा लिखे तो कितना आ गया ये 25। तो आकृति बी का क्षेत्रफल कितना हुआ 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इनने जो हमसे प्रश्न जो पूछा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। इसका 24 है, इसका 25 है, तो हम 25 में से 24 घटा देंगे तो आकृति बी का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर अधिक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। एक तरीका और है जो हमने नीचे आपको बताया है। ये जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे आकृति ए का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लंबाई और चौड़ाई देखें, ठीक है, तो यहाँ की जो लंबाई आ रही है यहाँ की जो लंबाई आ रही है वो 6 सेंटीमीटर आ रही है और यहाँ की जो चौड़ाई आ रही है वो 4 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम आकृति बी को भी देख लें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो आकृति की प्रत्येक भुजा क्या है बराबर है 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से हमको इसको हल करना है। तो अब इसको हमने हल कैसे किया है आप इसको अब अच्छे से देख लें। तो आकृति ए का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर निकला हमारा, लंबाई गुणित चौड़ाई, और आकृति बी का क्षेत्रफल भुजा 5 गुणित 5 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आकृति ए का 24 आ गया, आकृति बी का हमारा 25 आ गया। दोनों क्षेत्रफल में अंतर, तो आकृति बी का क्षेत्रफल 25 हो गया और आकृति ए का क्षेत्रफल कितना हो गया 24। तो दोनों क्षेत्रफल का अंतर कितना हो गया 1 वर्ग सेंटीमीटर। अतः आकृति बी का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। हम इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करके बता सकते हैं, चाहे आप इस प्रकार से करें चाहे आप इस प्रकार से करें, दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। अब साथियों इसके बाद इसका ये अंतिम प्रश्न है, ये भी एक कठिन प्रश्न की श्रृंखला में है। तो हम इस प्रश्न की आपको जानकारी देते हैं। एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है तो 30 टैंक के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। ठीक है, अगर एक टैंक में 20 बाल्टी भरी जा सकती है तो 30 टैंक में कुल कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है। तो इस प्रश्न में हमको दो प्रश्न पूछा है। तो साथियों इस प्रश्न में हमको दो चीज़ पूछा है। एक तो 30 टैंक के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, पहला प्रश्न है हमारा 30 टैंक के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। और दूसरा प्रश्न उन्होंने हमको ये बोला है कि 30 टैंक के अंदर कितनी बाल्टी पानी आएगा। यहाँ पर अगर एक टैंक में 20 बाल्टी पानी भरी जा सकती है तो 30 टैंक के पानी से कुल कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती है। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें पूछा है। पहले में 30 टैंक में कितने लीटर पानी है और दूसरा है कि 30 टैंक में कितनी बाल्टी पानी आएगा। यहाँ बाल्टी की संख्या और यहाँ पे कितने लीटर पानी, दो बात पूछा है। तो सबसे पहले हमको इस प्रश्न में हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्या कितने लीटर पानी। तो यहाँ एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है तो 30 टैंक के अंदर कितना पानी आएगा। ठीक है, अब इसको हमको निकालना, क्योंकि हमको पानी निकालना कितने लीटर पानी भरा जाएगा। तो यहाँ पे हमने जबकि जमाया, जबकि एक टैंक में 200 लीटर पानी आता है तो 30 टैंक में कितना आएगा, तो 30 टैंक में हमारा 6000 लीटर पानी आएगा। ये पहला प्रश्न जो यहाँ तक के था इसको हमने हल कर लिया। कहाँ तक के, इस जगह तक के, ये हमारा हो गया। हमने 30 टैंक में कितना आ गया हमारा 6000 लीटर। अब इसके बाद हमको अब बाल्टी निकालना। अगर एक टैंक में 20 बाल्टी भरी जा सकती है, ठीक है, तो 30 टैंक के पानी में कुल कितनी बाल्टी भरी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको मालूम है कि एक टैंक में कितना आ रहा है 200 लीटर पानी आ रहा है, तो 200 लीटर पानी से 20 बाल्टी भरी जाती है। ठीक है, यहाँ लिखा है अगर एक टैंक में 20 बाल्टी भरी जा सकती है
20 बाल्टी अगर भरी जाएगी तो कितने लीटर पानी आएगा? 200 लीटर आएगा। तो हम यहाँ जबकि जमाएंगे, 200 लीटर पानी से कितनी बाल्टी भरी जाएगी? 20 बाल्टी भरी जाएगी। तो 1 लीटर पानी से कितनी भरी जाएगी? 20/200 बाल्टी। 20/200 बाल्टी, ठीक है। इसलिए 6000 लीटर से कितनी भरी जाएगी? तो यहाँ पे हम जब इसको हल करेंगे तो हमारी आ जाएगी 600 बाल्टी। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे और आने वाले टाइम पे भी प्रश्न ऐसे ही आएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और साथियों, आज हमने आपको वार्षिक परीक्षा 2022-23 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर हमने 24 तक की हमने आपको जानकारी दिया है। आप इसे एक बार अच्छे से देख लें और निश्चित बात है कि इसी प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा में अवश्य आएंगे। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर चैनल में आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।